गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीसीपी के लिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल में क्रेडिट अप्रेजल। ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसका एनेक्सर है ये है अल्टमन जेड स्कोर 5.1। अल्टमन जेड स्कोर क्या था? अल्टमन जेड स्कोर जो बताता है, एक व्यक्ति थे एडवर्ड अल्टमन, ठीक है, थर्ड। इन्होंने ये फॉर्मूला डेवलप किया था। इसमें ये बताता है कि किसी भी कंपनी का फिजिकल फिटनेस क्या है इन टर्म्स ऑफ फिनांस, बैलेंस शीट, एंड वो कंपनी कब बैंकरप्ट हो सकती है। तो ये अल्टीमेट जेड स्कोर बताता है। अल्टीमेट जेड स्कोर का जो फॉर्मूला होता है, जैसे जेड अगर किया, ठीक है, उसका फॉर्मूला आता है 1.2 T1, टी ले लीजिए पूरा, उसमें आ जाएगा फिर उसके बाद 1.2, 1.4, 3.3, 3.06 एंड 0.999, ठीक है, T5। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो किसी भी कंपनी का कब बैंकरप्ट हो सकती है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम जान सकते हैं। सीआईबी के एग्जाम में अल्टीमेट जेड स्कोर कई बार पूछता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉर्मूला भी है। देखिए, दिस फॉर्मूला क्रिएटेड बाय हिम यूजफुल टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट फर्म विल गो इनटू बैंकरप्ट विद इन 2 ईयर पीरियड। 2 साल के अंदर वो बैंकरप्ट हो सकता है। और फॉर्मूला इज कॉल्ड जेड स्कोर, ठीक है। जेड स्कोर आर यूज्ड इन प्रेडिक्टिंग कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स। These scores are easy to calculate and are useful as a control measure for the financial status of the company। देखिए, जेड स्कोर और भी चीजों में यूज होता है। मल्टीपल कॉर्पोरेट इनकम एंड बैलेंस शीट वैल्यूज टू मेजर द फाइनेंशियल। इसका सिंपल सा है, अब आप ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, डी ले ले, कोई भी ले ले, यहाँ पे आप, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है जेड स्कोर इक्वल टू 1.2 T1, ठीक है, प्लस 1.4 T2 प्लस 3.3 T3, अगर हमने टी लिया है तो, प्लस 0.06 T4 प्लस 1 लिख सकते हैं या टी लिख सकते हैं, या इसको आप चाहें तो 0.999 T5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 ही होगा, ठीक। तो ये टी आपने लिखा तो सही, T1, T2, T3, T4, T5। ये T4, T5 ये सब क्या है, इनका एक वैल्यू होता है। T1 होता है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, T1। T2 क्या होता है आपको, रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। T3 जो हो जाएगा वो क्या है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। T4 आता है फिर T4, T4 हो जाएगा आपका बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी या बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, ठीक है, ऑफ टोटल लायबिलिटी, या टोटल एसेट्स था या टोटल लायबिलिटी हो जाएगा इक्विटी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी, ठीक है। और ये जो है T5, ये आता है हमारा T5 इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यही आपको करना है, इसमें जो है आपको दिया रहेगा, बस इसमें आपको फिट करना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जब फिट करेंगे तो एक रेशियो निकलेगा, ठीक है। 3 जोन होते हैं इसमें, एक तो हो गया आपको सेफ जोन, दूसरा हो गया ग्रे जोन, तीसरा हो गया डिस्ट्रेस जोन, ठीक है। तो जेड का स्कोर अगर, ठीक है, जेड का स्कोर अगर ग्रेटर देन 2.99 आता है तो वो सेफ जोन में है। अगर आपका लेस देन, ये आपका ग्रे स्कोर 1.88 से लेके ये लेस देन 2.99 आता है तो ग्रे जोन में है, और ये लेस देन 1.81
सॉरी 1.81, 1.81 से नीचे है तो डिस्ट्रेस में आएगा। मीन्स फिर इससे एक बार देखिए सेफ कौन सा होगा, ग्रेटर देन 2.99, ये सेफ हो गया। ग्रे जोन में कौन सा होगा, 1.81 से लेके ये आपको लेस देन 2.99, ठीक है। और सेफ ये हो गया डिस्ट्रेस, मतलब खतरनाक जोन में कौन सा है, तुरंत जो बैंकरप्ट हो सकती है वो लेस देन 1.81, ठीक है। Above Z score is mainly applicable for Western countries. ये वेस्टर्न कंट्री के लिए था, हमारे यहाँ लागू नहीं है। जेड स्कोर फॉर इमर्जिंग मार्केट विथ सेपरेटली डेवलप, दिस इज गिवन। देखिए जेड स्कोर वेस्टर्न ये क्या था, बनाया गया था ठीक है। Above Z score is mainly applicable for Western country. A Z score for emerging market सेपरेटली डेवलप, मार्केट के लिए भी है, ये तो किसी कंपनी के लिए था, मार्केट के लिए क्या हो गया फिर, जेड स्कोर हो जाएगा 6.56.T1 प्लस 3.26T2, 3.26T2 प्लस 6.72T3 प्लस 1.05T4, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा, देखिए 6.56, 6.72, 3.26 एंड 1.05, ये आपको याद रखना होगा। ये जो थे अल्टमन, जो थे एडवर्ड अल्टमन, ये प्रोफेसर थे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने ही रिसर्च किया था। अब इस T1 का क्या वैल्यू है, T1, T2, T3, T4, ये मार्केट के लिए, मार्केट के लिए कंपनी ऊपर देख चुके हैं आप कौन सी बैकग्राफ्ट होगी। तो यहाँ पे T1 का जो होगा ये होगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, ठीक है, T1। T2 के लिए क्या होगा, यही होगा रिटर्न अर्निंग, उसमें भी था डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। T3 में क्या था, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। एंड T4 में क्या हो जाएगा, T4 हो गया टोटल इक्विटी बाई टोटल लायबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या था, उसमें 2.99 एक थ्रेशोल्ड था, सॉरी 1.81 इसको मिडिल का थ्रेशोल्ड था, और ये इसमें 2.99 जो होता था वो क्या था, ग्रे सेफ जोन में था, और इससे लेके 2.99 तक किसमें था, ग्रे जोन में था। बाकी डिस्ट्रेस में कौन सा था, लेस देन 1.81। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ग्रे सेफ जोन, सेफ जोन, चलिए इधर लिखते हैं, सेफ जोन, ग्रे जोन और डिस्ट्रेस जोन। सेफ जोन हो गया 3.75 से लेस, ग्रेटर देन अगर है तो सेफ जोन में आएगा, और ये 1.1 से लेकर 3.75 तक ग्रे जोन में आएगा, और जेड जो है अगर लेस देन 1.1 आ गया तो ये इसमें आएगा डिस्ट्रेस जोन में। तो ये दो फॉर्मूलेस थे, एक हो गया आपको कंपनी के लिए, एक हो गया मार्केट के लिए। अब कहता है लेंडर कैन यूज जेड स्कोर टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ ए बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी का हेल्थ जो है चाहे तो लेंडर इससे निकाल सकते हैं, and can take corrective action. Bank can have a broad proactive strategy for dealing with companies in gray zone and distress. Critical aspects and limitations क्या है? While using this approach, it may be noted that following 8 elements are required. देखिए जब आप देखेंगे उसमें कई सारे चीज थे, तो उसमें आपको मिनिमम 8 एलिमेंट रिक्वायर्ड है। Current asset and current liability are properly classified. And 8 element are current asset, current liability, total asset, net sales, EBIT, return earning, market value, ये टोटल आपको चाहिए। Major item of the current assets have a great impact on liquidity, and slow moving, non moving, obsolete inventory need identified similarly. It should be ensured that there are no overdue receivables are included in current assets, ठीक है। The model is also available for small private firms in which the coefficients are different, so it's also scores.
अब इसमें आएगा कोफिशिएंट वेरिएशंस, यहाँ लिखा हुआ है द मॉडल इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्मॉल प्राइवेट फर्म्स मीन्स द कोफिशिएंट आर डिफरेंट, कोफिशिएंट आर डिफरेंट, सो ऑल्सो द स्कोर्स। ठीक है, अब देखिए एनेक्सर 5.2 वो हमारा खत्म हो गया। अल्टीमेट जेड स्कोर दो थे, एक आपको कंपनी के लिए, एक किसी फर्म के लिए, एक हो गया मार्केट के लिए। ठीक है, जेड स्कोर, और इसमें क्या था फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये था, उसके बाद ये फॉर्मूला इसके लिए ये सारे थे। सब में देखिए सारे में टोटल एसेट्स है, एक जो है ना आपका T4 वाले में टोटल लायबिलिटी आ जाती है, जहाँ पे आपको मार्केट इक्विटी आ जाएगा वहां पे आपको टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस क्या होता है एनेक्सर में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए मेजर यूज्ड टू असेस द टोटल रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पे आपका टोटल वेरिएशन कितना होगा। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बाय इट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए मेजर्ड यूज्ड टू असेस द टोटल रिस्क per unit of a rate of return, unit of return of an investment. It is calculated by dividing the standard deviation of an investment by its expected rate of return. Since most investment are risk averse, they would like to minimize their risk per unit return. Coefficient of a variation provides a standardized measure of a comparing risk and return of an investment, different investment. A rational investment would select investment with the lowest score. जो लोएस्ट कोफिशिएंट वेरिएशन होता है तो इन्वेस्टर्स को चूज करते हैं। साब रिसीव सिमिलर स्ट्रेटजी विच मेजर एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। देखिए कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड डिविएशन और उसका रिटर्न। अब जिसे देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे इंडस फार्म इज मेनली ओइंग बिजनेस इंगेज इन कल्टिवेटिंग देयर लैंड मास ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर। मान लीजिए इसके पास 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। द सीजन इज बिगिनिंग एंड अकबर द फैमिली हेड हैज ए क्रिटिकल डिसीजन टू मेक द कल्टिवेट sugarcane or cotton. He asked to eldest son Adnan to gather some ideas on expected return on each crop under different scenario and variation in the region. देखिए कोई भी आदमी क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये कल्टिवेटिंग कर रहा है। ठीक है, देयर लैंड मास ऑफ ए 100 स्क्वायर किलोमीटर, द सीजन इज बिगिनिंग एंड अकबर जो फैमिली हेड था उसने क्रिटिकल डिसीजन लिया कि वो शुगर केन की या कॉटन की खेती करे। तो उसने बड़े बेटे को कहा कि मार्केट जाओ, सर्च करो, उससे पता करो कि इसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स क्या हो सकता है। कहता है अदनान एस्टिमेट दैट इफ देयर आर इनफ रेन्स, अगर बारिश बहुत बढ़िया अच्छी होती है तो विच है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.7 द रिटर्न ऑफ शुगर केन कुड बी हाई एज 25%। ठीक है, बारिश के ऊपर डिपेंड है, जितना उसमें सिंचाई होगी बढ़िया होगा। However, in case of low rain, the return could be as low as 5%. 5% तक मिलेगा। Estimate that a standard deviation of return a sugarcane crop is 16%. 16% का deviation हो रहा है। In case of enough rain, return of cotton could be only 12%, but in case of low rain, return could be 20%। ठीक है, कॉटन में क्या है कि अगर लो रेन हुआ तो उसका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और हाई रेन हुआ तो रिटर्न कम मिलेगा। अपोजिट में क्या है, उसमें हाई रेन हुआ तो शुगर केन ज़्यादा होगा और अगर वर्षा कम हुई तो शुगर केन 5%। देखिए दोनों का एकदम क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ ए कॉटन एक्सपेक्टेड टू बी 9%। इन द रिस्क रिटर्न पर्सपेक्टिव विच क्रॉप इज बेटर फॉर अकबर। अब ये कहता है कि अकबर के लिए कौन सा क्रॉप बेटर है। अब देखिए शुगर केन में क्या है, उसका डेविएशन कितना था 0.7 इंटू 25% प्लस 0.3 इंटू 5%। ठीक ना, टोटल 1 रुपया हो गया, यही तो है फॉर्मूला। 1 रुपया हो गया तो ये कितना हो जाएगा
अब ये टोटल जो हो गया हमारा ये 19% का आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आएगा 19%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए शुगर केन कल्टीवेशन बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन 16%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 19%। 19% बराबर कितना हो गया 84। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कॉटन कितना हो जाएगा 0.7%, यहाँ कॉटन के लिए ये तो हमने शुगर केन का निकाल लिया 19%, ठीक है। 84 कॉटन के लिए क्या था 0.7%, अगर ये होता है तो 12% मिलेगा, अगर 3% बारिश अगर हायर साइड में होती है तो 20% मिलेगा, टोटल कितना हो गया 14.4%, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉटन 9%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कॉटन 14.4%, ठीक है। तो दोनों को देना है, जैसे यहाँ क्या था आपको शुगर केन का 16% डिवाइडेड बाई 19%, ये कितना हो जाएगा 0.84%, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा वेरिएशन इन 9% का ओवरऑल वेरिएशन था, और उसमें क्या है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया 14.4%, तो हो जाएगा 0.625, ठीक है। सिंस कॉटन कल्टीवेशन हैज द लोअर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इट ऑफर्स रिस्क लेस रिस्क पर यूनिट रिटर्न, अकबर शुड प्रीफर कॉटन ओवर शुगर, तो कॉटन को प्रीफर करेगा। तीसरा जो एनेक्सर है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एनेक्सर उसका 5.3 एज ए मेजर ऑफ रिस्क, रिस्क कैसे नापते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। तो रिस्क क्या है, इज ऑफन थॉट नेगेटिव टर्म्स, समथिंग टू बी अवॉइडेड, अ थ्रेट दैट होपफुली वोंट मटेरियलाइज, ठीक है। तो इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउएवर रिस्क इज इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस एंड इज सिंपली नेसेसरी, ठीक है। अब कोई भी चीज देखिए क्या है रिस्क मैंने बार बार आपको कहा कि आप रिस्क को टोटल मिटिगेट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, ठीक है, बट आप उसको क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कुड नॉट बी इरेडिकेटेड या मिटिगेटेड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं रिस्क को कोशिश करते हैं कि कम से कम हो, ठीक है। अंडरटेकिंग रिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल एजुकेशन। कॉमन डिफिनेशन क्या है इन्वेस्टमेंट ऑफ रिस्क इज डेविएशन फ्रॉम एन एक्सपेक्टेड आउटकम, this can be expressed in absolute terms or relative in something else like market benchmark. Deviation can be positive or negative and relates this idea to no pain no gain, ठीक है, no pain no gain. To achieve higher rate of return in the long run one has to accept more short term volatility. आपको जब हायर रिटर्न चाहिए तो एक्सेप्ट करना होगा शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। हाउ मच वोलेटिलिटी, कितना चाहिए वोलेटिलिटी, दिस इज डिपेंड ऑन द रिस्क टॉलरेंस, रिस्क कितना टॉलरेट कर रहे हैं। रिस्क टॉलरेंस इज द कैपेसिटी टू एज्यूम volatility based on the specific financial circumstances and propensity to do so, taking into account one's comfort with uncertainty and possibility to incurring large short-term losses. देखिए मेजर ऑफ रिस्क कैसे मेजर करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्सोल्यूट रिस्क मैट्रिक्स, इट इज स्टैटिकल मेजर ऑफ डिस्पर्सन अराउंड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जांपल देते हैं, ड्यूरिंग ए 15-year पीरियड from August 92 to 2007, an average annualized return S&P stock 500 stock index was 10.7। मान लीजिए कि इस स्टॉक में जो है हर साल इसको 10% मिलता था। दिस नंबर टेल्स यू दैट व्हाट हैपेंड फॉर द होल पीरियड बट इट डज नॉट से व्हाट हैपेंड अलोंग द वे। ये तो बोल दिया सीधा कि एवरेज 10% मिला, बट ये तो नहीं पता चला ना कि उस 15 साल के टेन्योर में क्या क्या हुआ, ठीक है। द एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ S&P फॉर द सेम पीरियड इज वाज 13.5, उस पीरियड पे 13.5 भी था। Statistical theory tells that in normal distribution, any given outcome should fall within one standard deviation of the mean about 1667 of the time and within two standard deviation 95% of the time. Thus, the investor of S&P 500 could expect the return at any given point of time during this time 10.7 plus minus 13%, just under 70% of the time, ठीक है।
रिस्क क्या है? रिस्क एंड साइकोलॉजी. द अबव इंफॉर्मेशन डज नॉट fully address an investor risk concern. The field of the behavioral finance has contributed an important element of risk equation, demonstrating asymmetry between how people view gains and losses. ये देखना पड़ेगा. In the language of prospect theory, investors exhibited loss aversion. Loss को रोकने के लिए. They put more weight on the pain associated with the loss than the good feeling associated with the gain. Thus, what investors really want to know is not just how much an asset deviates from its expected outcome, but how bad things look way down on the left hand till the distribution curve. देखिए अब एक होता है वैल्यू एट रिस्क. VAR वैल्यू एट रिस्क एक लाइन में बताता हूँ. अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. The idea behind value at risk is to quantify how bad a loss on investment could be with a given level of confidence over a defined period of time. क्या होगा? ठीक है. क्वांटिफाई करना. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्टेटमेंट वुड बी एग्जाम with about 95% level of confidence. अगर आपको 95% है, the most you stand lose on the $1,000 investment over a 2 year time horizon of $200. ठीक है. The confidence level is probability statement based on the statement characteristic and investment and the shape of its distribution curve. ठीक है. बस इतना ही. इसको फ्रेंड्स पढ़िएगा एक बार, आप रीडिंग डालिएगा. देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स भी होते हैं. इफ द लेवल ऑफ मार्केट और सिस्टमेटिक रिस्क वेयर ओनली इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, then a portfolio's return would always be equal to beta adjusted market return. कहता है if level of market or symmetric risk where the only influencing factor, अगर influencing factor है, then the portfolio return would always be equal होगा या बीटा एडजस्टेड मार्केट रिटर्न. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द केस. रिटर्न वेरी as a result of number of factors unrelated to market risk. Investment manager who follow an active strategy take on the other risk to achieve excess rate of return over the market performance. Active strategy include stock, sector or country selection, fundamental analysis and charting. Price of risk. There are economic consequences to the decision between passive and active risk. ठीक है. दोनों के बीच में क्या है? इकोनॉमिक consequences होते हैं. इन द जनरल मोर एक्टिव द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मोर अल्फा फंड मैनेजर सिक्स टू जनरेट. ठीक है. द मोर इन्वेस्टमेंट वुड नीड टू पे द एक्सपोजर टू दैट स्ट्रेटजी. इट हेल्प्स टू थिंक in terms of a spectrum for a purely passive approach. Conclusions. Risk is inseparable from return. देखिए रिस्क मैंने वो बार बार मैं कह रहा हूँ, रिस्क क्या है आप उसको बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते. एवरी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ रिस्क विच कैन बी वेरी क्लोज टू जीरो इन द केस ऑफ यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी वेरी हाई और समथिंग सच कंसंट्रेटेड एक्सपोजर टू श्रीलंकन इक्विटीज और रियल एस्टेट इन अदर. ये क्या है? बस इतना ही है कि रिस्क को क्या है, इनसेपरेबल है इससे, रिटर्न से. आपको रिस्क रहेगा ही. देखिए यहाँ एक लास्ट लाइन कहता है, ए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क इन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स कैन हेल्प इन्वेस्टर्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग opportunity, trade-offs and cost involved with different investment approaches. ठीक है. 5.4 answers. Model for measuring distance to default. क्या होगा? तो कहता है KMB Corporation defined the default point as something falling between short-term debt and long-term debt. The default point according was given as क्या default standard
प्लस हाफ लॉन्ग टर्म डिफॉल्ट, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट एंड द डिस्टेंस डिफॉल्ट डिफाइंड एज फॉर्मूला, डिस्टेंस डिफॉल्ट डिफाइंड एज फॉर्मूला क्या होगा, ई वी वन डीपीटी, ठीक है, 6 डीपीटी। देखिए डी क्या हो गया, डिस्टेंस टू डिफॉल्ट। EV1 क्या हो गया, इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द ईयर्स टाइम। DPT क्या हो गया, द डिफॉल्ट पॉइंट और स्टैंडर्ड, ये वाला स्टैंडर्ड प्लस हाफ LTD एंड एबिलिटी ऑफ एसेट मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बस इतना ही था, आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। फिर से एक बार, DD इक्वल टू EV1 माइनस DPT, ठीक है, 6, ठीक है, DPT बाई 6। अब यहाँ DD क्या हो गया, डिस्टेंस टू डिफॉल्ट। E क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, ईयर्स टाइम। DPT क्या हो गया, DPT ये हो गया आपका STD डिफॉल्ट पॉइंट STD प्लस हाफ लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है, इतना ही। ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर होता है खत्म। चैप्टर 6 हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्रेडिट रेटिंग क्या, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू।